पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। कोलंबो टेस्ट के दूसरे दिन आज पाकिस्तान टीम अपनी पहली नामुकम्मल इनिंग 145 रन से शुरू कर चुकी है। 166 रन बनाकर जो है वो आउट हुई श्रीलंका। कौमी बॉलर्स इब्रार अहमद ने 4 और नसीम शाह ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया, जबकि शाहीन ने 1 को आउट किया। बारिश की वजह से जो है वो मैच को अभी रोक दिया गया है। 2 खिलाड़ी आउट हैं। बाबर अभी तक क्रीज पर मौजूद हैं। मजीद बात करेंगे, सुहेब अलवी साहब हमारे साथ हैं, उनसे। अस्सलाम वालेकुम सुहेब साहब। वालेकुम सलाम सर, मिजाज बखैर? अल्लाह का शुक्र। सर, बाबर अभी तक क्रीज पर टिके हुए हैं, बड़ी अच्छी बात है। क्योंकि उम्मीद यही है कि इस दफा बाबर 100 करे, क्योंकि पहले टेस्ट में भी ज्यादा रन नहीं कर सके और ये एक मौका मिला है। अभी बड़ी क्लोज एलबीडब्ल्यू अपील आ गए और शुक्र है कि बल्ले से एज लगता हुआ गया था, वरना आज फिर लो स्कोर पे आउट होने का चांस था उनका। अच्छा, ये बताइएगा सुहेब साहब कि श्रीलंका 166 पे आउट हो गया। ये हमारे बॉलर्स का भी कमाल है और यकीनन अबरार ने बहुत ही ज़बरदस्त बॉलिंग की है। नहीं खेल पाए वो इतना अच्छा, हम जो है वो खेल रहे हैं। अभी हमारी स्पीड भी जो है वो थोड़ी सी स्लो होती जा रही है। क्या विकेट इसके अंदर जो है वो इन्वॉल्व है? नहीं, मेरे ख्याल में हमने बॉलिंग बहुत आला की। नसीम शाह ने जिस तरीके से विकेटें लिए हैं, एटलीस्ट 3 में से 2 विकेटें तो लाजवाब थी। और उसके बाद अबरार ने जाहिर टेल एंडर्स को तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि उसकी बॉल किस तरफ जाएगी, जिस तरीके से आउट हुए। आई थिंक सारा क्रेडिट पाकिस्तानी बॉलर्स को जाना चाहिए। कप्तानी बहुत अच्छी थी बाबर आजम की, सही मानों में अटैक किया, फील्ड प्लेसिंग अच्छी थी, प्रेशर बरकरार रखा। और इक्का दुक्का जो गलती होती है बल्लेबाजों से अपना एक केयरलेस शॉट खेलते हुए, लेकिन मेरे ख्याल में बहुत आला बॉलिंग थी और बहुत अच्छी फील्ड प्लेसिंग और बहुत अच्छी कप्तानी थी, जिसकी वजह से श्रीलंका जो है 166 पे ढेर हो गया। जबरदस्त जी। अच्छा, हम आज का दिन जो है वो हमने बड़ा तेज जो है वो खेलना शुरू किया था, फिर बारिश हो गई है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अगर इसी तेजी से हम खेलते रहे सुहेब साहब, तो क्या अगर आज का दिन हम निकाल लेते हैं, बारिश के बाद भी कल का दिन भी निकाल लेते हैं, तो डिक्लेयर करने तक बात पहुंचने चाहेगी? मतलब क्या कहेंगे आप? मैच को देखते हुए अभी तो ये भी देखना पड़ेगा, श्रीलंका के बॉलर्स के हाथ में भी गेंद है। पाकिस्तान आपने पहले टेस्ट में देखा था, उससे पहले जो पिछले साल यहाँ पे 2 टेस्ट हुए थे, पाकिस्तान जब कोलैप्स होता है तो 3-4 विकेटें एकदम से गिरती हैं। तो अभी कोई भरोसा नहीं है। अब ये देखें, इतना छोटा टारगेट चेज कर रहे थे सेकंड इनिंग्स में गोल में, और वहां पे आपकी 6 विकेटें आउट हो गई थी एकदम से। तो इसलिए अभी ज्यादा कहते हैं ना, अपनी मुर्गियां नहीं गिरना चाहिए। लेकिन हाँ, लेकिन सुहेब साहब, तब्दीली तो आई है, गेम में तब्दीली आई है। हमारा जो खेलने का स्टाइल है टेस्ट में तब्दील हुआ है। हम बहुत तेजी से टेस्ट खेलने लगे हैं। और क्या इंग्लैंड को फॉलो करते हुए कर रहे हैं हम? क्योंकि इंग्लैंड का ये तर्ज अमल था। सारा क्रेडिट इंग्लैंड की टीम को जाता है, क्योंकि उन्होंने जो एक स्टैंडर्ड सेट किया और जितने कामयाब रहे वो, और जितना एंटरटेनिंग उन्होंने टेस्ट मैच बनाया और फिर रिजल्ट्स की तरफ बढ़े, वो आई थिंक अब हर 1 बाय 1 सारी टीमें देख ली। ऑस्ट्रेलिया भी कहता है हम अपना गेम खेलेंगे, लेकिन कहीं कहीं जिन्होंने अटैकिंग क्रिकेट खेला, हैविंग सेड दैट, ये मैं आपको बताऊं, स्टीव वॉ जो ऑस्ट्रेलिया का कप्तान था 1999 में, ट्रेंड उसने सेट किया था। वो कहता था हम बहुत ज्यादा ड्रॉस खेलते हैं, हम 3 रन पर ओवर से खेलते हैं। उसने जब वो कप्तान बना था, उसने कहा था आई वांट टू प्ले एग्रेसिव क्रिकेट। 4 रन पर ओवर पे चला गया था। इंग्लैंड उसको 5.5 पे ले गया। तो ट्रेंड सेट हुआ था। लेकिन इस दफा इंग्लैंड की कामयाबी देख के आई थिंक सारे टीमों के कोचेस ने यही कहा है, जाओ खेलो, बढ़ के खेलो, एक्सप्रेस के साथ देखा जाएगा। तो इंग्लैंड की टीम ने साबित कर दिया कि जी खेल उन्होंने दुनिया से मुतारफ कराया था, तो वही ट्रेंड जो है वो सेट करेंगे इसके। इट्स जेंटलमैन्स गेम, और वैसे ही वो खेल रहे हैं। सुहेब साहब, मुझे बताइएगा कि विकेट को देखते हुए क्या लग रहा है आपको कि अभी 4 दिन बाकी हैं? एक सवाल तो मेरा ये होगा, क्या हम ड्रॉ की तरफ जा रहे हैं या जीतने की तरफ? और दूसरा मेरा ये होगा कि हमें कितने रन्स के ऊपर डिक्लेयर कर देनी चाहिए इनिंग अगर आउट नहीं होते तो? देखिए, पिच तो बहुत अच्छी खेल रही है और आप ये देखें कि पाकिस्तान के 2 आउट हैं और लीड भी ले गए हैं, कोई 180 के करीब पहुंच गए हैं, और जिस तरह से खेल रहे हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। तो पिच में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर ये बारिश और मौसम ढला रहा तो पाकिस्तान को कम से कम 400 की तरफ देखना चाहिए, उससे कम नहीं देखना चाहिए। और एक दफा ये 350 पौने 400 क्रॉस कर गया तो मैच जीतना इनके लिए 90% आसान हो जाए। ओके, जबरदस्त। अच्छा, श्रीलंका में ही जो है वो हम एशिया कप के मैचेस भी जो है खेलने जा रहे हैं, तो इस वक्त ये जो टेस्ट चल रहा है कितना हमारे लिए फायदेमंद साबित होगा?
अरे बहुत फायदेमंद होगा इस वजह से कि आप लोकल कंडीशंस में आपको टेस्ट रिहर्सल हो रही है, बिकॉज मोर और लेस यही मेजॉरिटी इसमें से प्लेयर्स खेल रहे हैं आपके। बाबर आजम को खास तौर पे फायदा होगा क्योंकि वो जब कप्तानी कर रहे हैं इन 2 टेस्ट मैचेस में, तो उनको कंडीशंस का बहुत अंदाजा हो गया है, उनको पिचेस का बहुत अंदाजा हो गया है। मुख्तलिफ क्रिकेट है, लेकिन याद रहे ये T20 क्रिकेट नहीं है, 50 ओवर है वाइट बॉल, तो अच्छा खासा एक रिलेशनशिप बनता है टेस्ट मैच की परफॉर्मेंस से। तो मेरे ख्याल में बाबर आजम को बहुत फायदा होगा और जो बॉलर्स हैं उनको बहुत फायदा होगा क्योंकि वो कंडीशंस को भाप चुके होंगे। और जिस तरीके से पाकिस्तान ने ये टेस्ट मैचेस खेले हैं, मेरे ख्याल में वो एक ये बना ही रहे हैं स्पिरिट कि हमने व्हाइट बॉल क्रिकेट हो या रेड बॉल क्रिकेट हो, उसमें अग्रेसिव जाके खेलना है। तो जब ये माइंडसेट आपका एशिया कप में आएगा, पाकिस्तान को बहुत फायदा होना चाहिए। एग्जैक्टली अच्छा, ये एक और सवाल जहन में आया है सुहेब साहब, इमर्जिंग कप भी जो है वो हमने श्रीलंका में ही खेला है, तो क्या ऐसा हो सकता है या होने जा रहा है या होना चाहिए, तीनों ऑप्शन मैंने आपके सामने रख दिए हैं, कि वहां से कोई खिलाड़ी एशिया कप में शामिल हो, क्योंकि पाकिस्तान ए टीम बिल्कुल होना चाहिए। देखिए साइम अयूब, हारिस, ये तो 2 खिलाड़ी ऐसे हैं जो वैसे ही पाकिस्तान की तरफ से खेल चुके हैं और मोहम्मद वसीम खेल चुके हैं, तो ऑब्वियसली इन 3 की जो जगह अगर ये एशिया इमर्जिंग कप नहीं भी होता और वो श्रीलंका में भी नहीं भी होता, फिर भी इनकी जो जगह थी उसके चांसेस थे बनने के। लेकिन जिस तरीके से उनको तजुर्बा हो गया इन पिचेस पे खेलने का और जिस तरीके से उन्होंने रन बनाए, विकेट लिए, और मोहम्मद वसीम इतना सक्सेसफुल नहीं रहा, बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, लेकिन साइम अयूब हो गए, हारिस हो गए, इवन ताहिर, तो दे ऑल कम इनटू द रेकनिंग फॉर सिलेक्शन। ताहिर से मुझे याद आया सुहेब साहब कि इंडियन मीडिया पे एक पोस्ट लगी हुई है जिसमें लिखा है कि जी देखें इमर्जिंग कप के अंदर आप बड़े लड़के ले आए, और नीचे ताहिर की तस्वीर लगी हुई थी। खैर वो वही करना चाह रहे हैं जो उन्होंने इफ्तिखार के साथ किया था, पर कामयाब नहीं हो पाएंगे। बोर्ड में तब्दीली शुरू हो गई है, मिसबाह उल हक को ओहदा मिलने जा रहा है, कोई इससे फर्क पड़ेगा टीम पर? देखिए अभी तो ये क्रिकेट कमेटी की हेड की बात निकली है कि मिसबाह को शायद क्रिकेट कमेटी का हेड बनाया जाए। अभी ये नहीं बात आई है कि कोच चेंज होगा, सिलेक्शन कमेटी चेंज होगी, अभी कोई कंफर्म नहीं है। अब मिसबाह आके हेड ऑफ क्रिकेट कमेटी में फैसला क्या करते हैं, उन्होंने देखे 2 महीने पहले साहब आगे वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड कप दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट का इवेंट है, उससे पहले इतनी मेजर तब्दीली। देखिए जो बात सारी आएगी, ज़का अशरफ को भी कोई ऐसा आदमी चाहिए जो उनकी गोलियां फायर करे, तो इस वजह से वो मिसबाह को भी लेके आए। क्योंकि देखिए ज़का ने बहुत अच्छी एक बात कही थी जब शुरू में भी, और मिसबाह ने भी ये बात कही थी कि दुनिया में कहीं नहीं होता कि कोच जो है वो रिमोट बैठ के और कोचिंग करे, और यहाँ पे एक हेड कोच रख के आपने डायरेक्टर क्रिकेट उसको दे दिया, जो भी डेजिग्नेशन दिया, वो तो मुल्क में नहीं बैठता है, वो गद्दाफी स्टेडियम में नहीं आता, वो टीमों से फेस टू फेस बात नहीं करता है, लैपटॉप के थ्रू बात कर रहा है। तो ये ज़का अशरफ और मिसबाह का दोनों का ये बहुत वैलिड पॉइंट है कि हमें ऐसा डायरेक्टर क्रिकेट, ऐसा कोचिंग स्टाफ नहीं चाहिए। तो प्रॉब्ली जो मिसबाह आएंगे वो इसी वजह से आएंगे कि यार वर्ल्ड कप के लिए या तो आप ब्रैडबर्न को लेके चलें और उसके बाद आपकी जो पाकिस्तानी मैनेजमेंट हो वो डायरेक्टर क्रिकेट की पोजीशन संभाले रादर देन मिकी आथा। अच्छा ये तो ठीक है, लेकिन अगर मिसबाह उल हक आते हैं तो उनके खेलने का मिजाज, जाहिर सी बात है जो भी खिलाड़ी आता है वो अपने मिजाज से ही खेलता है, और वो बहुत ही स्लो पेस पे खेलते आए हैं, जिसकी वजह से उन्हें टुक टुक का टाइटल भी जो है वो दिया गया था। तो क्या जो टीम की एग्रेशन है उस पर कोई इफेक्ट आएगा? वैसे टुक टुक का टाइटल मैंने ही दिया था 2011। कांग्रेचुलेशन सर, क्या खूब टाइटल दिया था। मैं बैठा हुआ था, मैंने कहा जिस तरह से इन्होंने सेमीफाइनल की इनिंग खेली है टुक टुक वाली है, उसमें रिक्शे वाले का भी कॉन्सेप्ट था और रोकने का भी कॉन्सेप्ट था। लेकिन देखिए बात ये है कि एक तो मैनेजमेंट साइड पर है वो सर, फिर तो आपको मैं जिम्मेदार ठहराने जा रहा हूं इस चीज का। आपने उन्हें टुक टुक का टाइटल दे दिया, उन्होंने कहा मैं अपने टाइटल के हिसाब से ही खेलूंगा। लेकिन देखिए मिसबाह की मेरी बेहद इज्जत है, बहुत लाजवाब दिमाग है, बहुत ही डिसेंट आदमी है, हर चीज अपनी जगह है। वो एक इनिंग्स थी जिसको मैंने टुक टुक कह दिया था, लेकिन बहरहाल कहने का मकसद ये है कि मिसबाह जब मैनेजमेंट में आएगा तो जो मिसबाह की थॉट प्रोसेस की स्पीड है वो एक्चुअली वर्क करती है, बिकॉज़ मैनेजमेंट में आपको जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। तो एक तो ये बड़ी अच्छी पोजीशन है मिसबाह के लिए, और दूसरी जो बात है वो ये है कि देखिए वो ऑन फील्ड इंटरफेयर नहीं करेगा। अब ये सिस्टम बन चुका है, इंग्लैंड ने एक ट्रेंड सेट कर दिया है, अब कोई टीम भी आगे जाके अब पीछे नहीं आएगी। एग्जैक्टली अच्छा, जब भी हम बात करते हैं कि रेड बॉल से व्हाइट बॉल की तरफ जो है वो शिफ्ट होना है, एक मेजर तब्दीली है, तो ये क्या चेंजेस होती है, ये क्या वजह क्या है? रेड बॉल से जब हम व्हाइट बॉल की तरफ आ रहे हैं तो ये क्या बॉलर्स को रेड बॉल ज़्यादा सूट करती है, या ये कोई
टर्म यूज करते हैं हम सिर्फ? नहीं, देखिए ये तो सिर्फ टर्म यूज करते हैं क्योंकि पहले ओडीआई क्रिकेट 50 ओवर होता था और टेस्ट मैच होता था, तो आप 50 ओवर कहते थे या ओडीआई कहते थे और टेस्ट मैच कहते थे। जब से T20 आया, फिर T10 आया, उन्होंने कहा T20 अलग कहो, ये अलग कहो, T10 अलग कहो, तो उन्होंने व्हाइट बॉल कर दिया। तो एक्चुअली व्हाइट बॉल का मतलब है ओडीआई 50 ओवर, 20 ओवर, 10 ओवर, ये सब मैचेस। और टेस्ट मैच को इसकी एक टर्मिनोलॉजी लगा लीजिए कि रेड बॉल से व्हाइट बॉल पे आ रहे हैं, इट मींस कि आप T20 या 50 ओवर की तरफ आ रहे हैं। सोहेब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए और बहुत ही ज्यादा अच्छी आपने अपडेट दी है। देखते हैं मिसबाह उल हक साहब से पहले तो वो कितना मुफीद साबित होते हैं टीम के लिए। पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में एडिशनल इजाफा कर सकती है अगले 3 सालों के अंदर, क्योंकि आईटी और बाकी जो 3 सेक्टर्स हैं, उन 3 सेक्टरों में आईटी में फ़र्क है। वो ये है कि ये शॉर्ट टर्म में आपको गेन दे सकती है, जो पाकिस्तान की नीड है इस वक्त। आईटी को तो पहले भी, इससे पहले वाली हुकूमतें और इससे पहले भी लोग डिफाइन करते आए कि जी यार आईटी से बहुत चेंज आ जाएगा। क्या वो इम्पैक्ट हुआ आईटी इंडस्ट्री के ऊपर जो हम समझते थे और चाहते थे? पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट्स इतनी हो जाएंगी कि पाकिस्तान के सारे मसले मसाइल ख़त्म हो जाएंगे? वो तो नहीं हुआ। आपकी जो पॉलिसीज़ हैं वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। क्या हमने ऐसी पॉलिसीज रखी में कि गूगल मजबूर हो यहाँ पे ऑफिस खोलने में? पॉलिसीज के तहत करना होगा। वो 2 से 3 महीने 4 महीने में खुद ब खुद ऑफिस स्टार्ट करेंगे। जो आपके मुल्क का आईटी का एंटरप्रेन्योर है, $100 मिलियन तो वो बाहरी अकाउंट रोक लेता है। आप उसको मोटिवेट करके उसको पर फोकस करें, उस पर इंसेंटिव करें, वो आपको 100 आएगा तो आपका 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी फौरन। टेक्सटाइल में हम क्या करते हैं, हम उठाते हैं बाहर के किसी ब्रांड के लिए टी-शर्ट यहाँ बनाते हैं, उसको दे देते हैं। लेकिन अब आईटी के बाद अगर आप अपना ब्रांड बना के लोगो वहाँ पे बेचेंगे, चाहे B2B बेचें चाहे B2C बेचें, पॉसिबल है। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट में ये $30 अरब से ज़्यादा का इजाफा इससे हो जाना खाली यार। गवर्नमेंट के फंडों से इदारे बनाकर और उनके थ्रू कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा, सवाल ही नहीं है। तो आपने इंतखाब सही कर लिया है, अब आगे चीज़ सही करनी है, बस आप सही डायरेक्शन में सही चीज़ होगी इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ $50 अरब तक की आईटी एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट कर सकता है पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।